अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5E's बरामदात, ई पाकिस्तान, माहौलियात, तवानाई, शफाफियत और ख़ुद मुख्तारी पर तवज्जो देने के लिए 5 साला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। ये मनसूबा पाकिस्तान को 2035 तक 10 खरब डॉलर और 2047 तक 30 खरब डॉलर की मईशत बनाने के लिए एक जामे रोड मैप के तौर पर काम करेगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में IT, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, मादनियात, अफरादी क़ुव्वत और ब्लू इकॉनमी पर ख़ास तवज्जो देते हुए सालाना 60 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ भी रखा गया है। जबकि अगर एनर्जी सेक्टर की हम बात करें तो तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबों में हुकूमत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेगी और सस्ती तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को 10% तक बढ़ाए। अब ये उड़ान पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह से हमने कल भी बात की थी, इसके हवाले से कहा यह जाता है कि 5 साला मंसूबा माजी में भी कई हुकूमतें शुरू कर चुकी हैं, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी पर बड़े सवालात उठते रहे हैं और वो जो मंसूबे हैं वो ऐलानात तक ही महदूद रह गए। इस मंसूबे को हकीकी जामा कैसे पहनाया जाएगा, अमल दरामद कैसे किया जाएगा, ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद है और साथ ही साथ मोहम्मद ज़ुबैर मोतीवाला साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ चेयरमैन BMG यानी बिजनेसमैन ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान, इसकी सिग्निफिकेंस कैसे देख रहे हैं? बड़ी इसकी हाइप हमने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से टारगेट्स सेट किए गए हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मंसूबा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। जो उनकी जो वर्किंग है और जिस तरह से बात की वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और ये 30 बिलियन का जो 60 बिलियन का जो टारगेट है, ये अलग बात है कि जो IMF ने जो हमारे टारगेट बनाया था वो 42 बिलियन का था, ये उन्होंने 60 बिलियन किया है। तो 60 बिलियन को अचीव करने के लिए जो चीजें उनको करनी चाहिए वो होती हैं कि नहीं होती, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आप देखें, आपके मुल्क से वैसे तो एक्सपोर्ट होगा नहीं, एक्सपोर्ट जब होगा जब आप कॉम्पिटिटिव होंगे। तो मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो वहाँ उड़ान पाकिस्तान में जो बातें की, सारी बातें वो हैं जो बिजनेस कम्युनिटी करती है। उन्होंने सारी बातें की, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम करने की स्टेट बैंक से गुजारिश की, एनर्जी मिनिस्टर से बिजली के रेट कम करने की, गैस के रेट कम करने की बात की, क्योंकि जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगा तो ये टारगेट्स कैसे अचीव होंगे। तो लेकिन हमने एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर हमने मेहनत करनी है। एग्रीकल्चर जो हमारे प्रोड्यूस हैं बहुत हैं। हमने पिछले साल 8.2 बिलियन किया था। इस साल हम जो है ना इसको जो है ना इजीली जो है ना 12-13 के ऊपर पहुंच सकते हैं, अगर वैल्यू एडिशन इसके अंदर प्रॉपर्ली हो जाए, उसकी गाइडलाइंस हो जाए। जब हम एज अ TDAP हम बिल्कुल पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि किसी तरह से भी हो। उसके लिए हम एग्जीबिशन भी कर रहे हैं लाहौर में 26 से 28 फरवरी तक, कि उसमें जिसे हमने बुलाए मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को कि वो आए और हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, हमारे लोगों को ये बताएं कि कैसे वैल्यू एडिशन करके उसको करना है। वहां से हमें 3 से 4 बिलियन डॉलर वहां से मिल जाएंगे। IT के अंदर बड़ा स्कोप है जो बताया गया, जिसको पूरा अग्री करता हूं उससे, कि IT के अंदर जो है ना कुछ भी नहीं चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना गैस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी हो जाए तो इसके अंदर 5 बिलियन का 4-5 बिलियन का इजीली गुंजाइश हो सकता है। और ये जो 15 बिलियन का वो जो टारगेट कह रहे हैं, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता। ऐसा जो हमारी इस वक्त जो IT की जो टीम है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हैं और उन्होंने जो है ना उसके साथ जो है ना वो काम किया है। तो ये डूएबल चीजें हैं, पर जरूरत इस बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। तो अभी आप समझ रहे हैं, आप बीइंग अ चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, जो हमारे इस वक्त बिजनेसमैन तबका है वो बारहा हम देखते हैं कि शिकायत कुना भी रहता है, उनकी जानिब से ये कहा जाता है टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं या ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं जिनकी वजह से वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें। तो आप कंसर्न्स क्या रेज करना चाहेंगे यहाँ पे? इस दफा में और पहले में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। जब पहले की जिस तरह से प्लानिंग आती थी, वो फर्क ये है कि इस दफा सारे लोग ऑन बोर्ड हैं, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो हमारी, वो सब एक पेज के ऊपर है। उन्होंने सबने मिलकर ये डॉक्यूमेंट बनाया। मैं एहसन इकबाल साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। कम से कम एक रोड मैप तो बन गया ना, एक रोड मैप है, हमने इस तरफ जाना है। इस तरफ जाने के लिए फिर जाहिर है, आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत ज्यादा जो है ना वो डूअर हैं और बहुत ज्यादा उसके पीछे, जब किसी चीज के पीछे लगते हैं तो बिल्कुल वो ऐसा काम करते हैं। और एंड ही होल्ड्स मीटिंग, ही हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इनटू दिस। तो ये मेरा ख्याल है कि वो खुद इन्वॉल्व होंगे तो हम
खातिर ख्वाह तरक्की कर सकेंगे मेरे अपने हिसाब से। और आज जो हम ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी है वो हम ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी बनना चाहते हैं। हमारी हमारी बात ये, हम IMF के प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। वो जब भी बनेगा जब हम जो है ना हमारी जो ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डॉलर टर्म्स के अंदर खत्म हो जाए और हम डॉलर टर्म्स के अंदर करंट अकाउंट के अंदर हम सरप्लस हो जाए। जब तक ये नहीं होगा तो हम जो है ना वो जो आदाब जो हमारे हैं, जो हमारे ख्वाब हैं, उसे हम पूरा नहीं कर सकते। उनको करने के लिए कई चीजों की लिस्ट है जो कि बिजनेस कम्युनिटी चाहती है, मुझसे आगे मिलती है, वो सारी बातें करते हैं। और वो हमें बांग्लादेश की जो मिसाल हमें दी जाती है कि आपने क्या किया। बांग्लादेश सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर $42 बिलियन, कल वजीर आजम ने भी बात कही कि ये $42 बिलियन सिर्फ जो है ना टेक्सटाइल बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, जो कि कॉटन ग्रोइंग नेशन भी नहीं है। तो हमारा उनसे यही कहना है कि अगर बांग्लादेश की पॉलिसीज जो है वो यहाँ दे दी जाए, हमारे पास उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्क है। उस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम फर्क उसको निकाल दें, उस फर्क को किसी तरह से हम उनके बराबर कर दें या उनसे थोड़ा सा ज्यादा भी कर दें, तो मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश के जितना एक्सपोर्ट है वो मैं समझता हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट है। और वो हमारे पास होता अगर हम कॉम्पिटिटिव होते, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम बेच सकते। टेक्सटाइल के अंदर बड़ी गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, आज बड़े ऑर्डर्स हैं, लेकिन हम जो है ना जो हमारी टेक्सटाइल जो मिल वाले हैं उसको डिनाई कर रहे हैं, इसलिए उसमें अंदर नफा नहीं है, नुकसान है। ठीक। एहतशाम साहब, एक और चीज़ है, ब्लू इकोनॉमी की भी इसमें बात की गई है कि उसको उस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अनडाउटेडली अनटैप है ये सेक्टर, ब्लू इकोनॉमी को हम उस तरह से नहीं देख रहे। इससे काफ़ी आप जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू। अब इसको करेंगे कैसे, ये आप किस तरह से देख रहे हैं, चैलेंजेस क्या सामने आएंगे इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ज़ाती तौर पे आमना मुझे लग रहा है कि इसके लिए जो इतना बड़ा प्लान दिया गया है, एक बड़ी जामे और मुस्तकिल माशी पॉलिसी जो है ना उसकी ज़रूरत है। ये इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह ज़ुबैर साहब भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल विल है, रिजॉल्व है, सारे अदारे चाह रहे हैं सब कुछ हो जाए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ हमें बार बार बताते हैं कि शायद इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमेशा से बनते आए हैं, 5 साल मनसूबे बनते आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि अच्छी नीयत होने के बावजूद चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ आपको। देखें ना, आप ये 2029 तक आपने $30 बिलियन से $60 बिलियन आप अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ब्लू इकॉनमी में थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन क्योंकि हमारा मेन फोकस इस वक्त ये है IT और ये आपका एक्सपोर्ट का, तो देखें अब इस पर क्या था। अभी आप देख लें कि 10 बरसों में, पिछले 10 बरसों में हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है, हम ना एग्जैक्ट में बताऊँ 6 अरब 21 करोड़ का इजाफा हुआ है पिछले 10 वर्षों में। 2023 में 24 करोड़ थी हमारी बरामदात, और 2017 में यह बरामदात मादी 23 करोड़ थी, यानी 10 सालों में 1 साल का $1 बिलियन का फ़र्क पड़ा। अब सवाल ये कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। देखिए, हम ना हवा में नहीं होंगी। ज़ुबैर साहब खुद बिज़नेस करते हैं, डेफिनेटली जानते हैं। अभी एक का जिक्र किया उन्होंने, वैल्यू एडिशन नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। फिर आप मुझे बताएं कि बरामदात करने के लिए हम ना पहले तो आपको एक्सपोर्ट सरप्लस चाहिए। आप कोई नई सनतें नहीं लग रही जो जहाँ से आपका माल इकट्ठा हो बाहर जाए। जो स्पेशल 9 इकोनॉमिक जोन चाइना ने बनाने हमने थे, भी वो जो रिसेंटली फैसलाबाद में जो हमने देखी थी कि टेक्सटाइल सनत पुरानी वो भी बंद हुई, हमारे सामने वो न्यूज़ भी है। लेकिन आखिरी बात है, हम ना देखें जो सब लोग बात कर रहे हैं, जब तक आप अपने लोगों को सस्ती बिजली नहीं देंगे, गैस बिल्कुल नहीं सस्ती बिजली का ही पॉइंट में लेके जाऊंगी। जो चीज़ें सबसे बड़ा जो कंसर्न देखा जाता है ज़ुबैर साहब, वो एनर्जी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, और इस पर हम बात भी करते रहे हैं थ्रू आउट द ईयर 2024 में। ख़ास तौर पे इस पर सबसे बड़ा जो इशू उठा था वो IPPs का था। अब कई IPPs है जिनके साथ मुआहदे ख़त्म भी हो रहे हैं, लेकिन बिजली सस्ती नहीं हो रही। बिजली सस्ती नहीं होगी तो आपकी यहाँ पे जो सनतें हैं वो कैसे काम करेंगी। तो ये यहाँ पर मसाइल जो देख रहे हैं आप, उनका हल क्या है, ड्यूरेबल सोल्यूशन? देखिए, हल इसका जो है ना वो दोनों हाथों से ताली बजती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इंडस्ट्री को सब्जेक्ट टू उसमें करेंगे कि हमने डोमेस्टिक को जो बिजली दी वो भी इंडस्ट्री से ले लो, और आपने जो फर्टिलाइजर को सस्ती बिजली दी, कमर्शियल को दी, उसके पैसे भी इंडस्ट्री के ऊपर लोड कर दो। 47-48% जो डोमेस्टिक के अंदर चोरी है वो भी आप इंडस्ट्री पे डाल दो। बलूचिस्तान को जो आप गैस सप्लाई करते हैं विंटर में वो भी आप इंडस्ट्री के ऊपर डाल दो, फिर उनका वो टैरिफ बनाओ जो इन सारों से लेकर यहाँ देना है। दुनिया में ये होता है, बांग्लादेश ये करता है कि WTO के तहत हम जो है ना डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं दे सकते। बांग्लादेश ये काम कर रहा है कि बांग्लादेश हिडन इंसेंटिव जिसको कहते हैं, वो गैस दाम के दाम दे देता है या
कुछ कम करके दे देता है ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बंद हो जाए। इसी तरह से वो बिजली में करते हैं, इसी तरह से सारे ममालिक जिन्होंने तरक्की किया है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है एनर्जी को की प्राइसेस को लो करके उन्होंने वो अपनी एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाया। जुबैर साहब माजरत के साथ ये एनर्जी सेक्टर ही तो जुबैर साहब ये बिगेस्ट होल है एनर्जी सेक्टर ही जुबैर साहब। अभी ये जो हाई इम्पोर्टेड जिसको कहते हैं हम हाई फ्यूल कॉस्ट है और इम्पोर्टेड एनर्जी है, ये कैसे मसला हल होगा? किस तरीके से बिजली गैस हम नए लोगों को दे सकते हैं, नई सब्जी लगाने को दे सकते हैं? मैंने बहुत काम किया एनर्जी पे, ऐसा नहीं है। आज आपकी जो गैस की जो नेचुरल गैस की जो कॉस्ट है वो 1868 रुपए है। लैंडेड कॉस्ट के अंदर सब कुछ आ गया, एसजीएस के खर्चे के इंटरेस्ट रेट, वेल हेड प्राइसेस, कंप्रेसर्स, सारी चीजें आ गई। उसके बाद ये कॉस्ट आती है और हमारी जो दाम है वो 3600 रुपए है। इसलिए है वो 3600 रुपए कि हम सारी फ्रंट लोडिंग करते हैं। मैं आरएलएनजी की बात ही नहीं कर रहा, आरएलएनजी अलग दाम से मिलती है, जो लैंडेड कॉस्ट होती है उस पर पड़ती है, वो आपको जो है ना 3600, 3800, 4000 रुपए की पड़ती है। अब आप ये जो जहां ये सफर है आपका, आप जो समझने की कोशिश करें, ये 1868 रुपए से जो 3200, 3300 रुपए की जो बिजली जो गैस हमको मिल रही है, वो ये बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? एक तो इसके बावजूद भी आज 3 खरब रुपए का सर्कुलर डेट है, तो ये पैसे वो हैं जो ये सब्सिडीज देते हैं दूसरे सेक्टर्स को, उनको वो यहाँ से इसको लेनी पड़ती है। मतलब उनके पास मजबूरी, वो क्या करेंगे? अगर उनको पैसे पूरे करने हैं तो इंडस्ट्री पे मास्टर है, उधर से ले लेते हैं। बलूचिस्तान को जो हम सर्दियों में गैस देते हैं उसकी पेमेंट ही नहीं आती, 60-70% पेमेंट उसकी आती नहीं, वो भी इधर ही लोड डलता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पिल्फरेज, लाइन लॉसेस, ये सब इंडस्ट्री पे डाला जाता है, इसलिए कि इंडस्ट्री के पैसे मिल जाते हैं। इसको कौन, जुबैर साहब, इनको कौन दूर करेगा? ये देखे ना, ये जिस तरीके से पावर कंपनी है, जिस तरीके से इनके नुकसानात है, लॉसेज है, इम्पीचमेंट है, ये आपकी सुई सदरन सुई नॉर्दर्न जिस तरीके से लूट रही है लोगों को, सारा पे अपना नुकसान कर रही है और आपसे वसूल कर रही है आए दिन प्राइसेस बढ़ा के। नहीं, वो मैं आपको बताऊं कि वो लूट नहीं रही है, इनको लूटा जा रहा है, एसएसजीसी को भी और एसएनजीपीएल को भी। जब आप चोरी करेंगे तो उनका तो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, वो तो सवाल नहीं पैदा होगा। पाकिस्तान में अगर कोई बेहतरीन अगर कंपनी है जो हमसे पूरा करते हैं ना बढ़ा के प्राइसेस, तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ ना आपसे कि उनके पास वो पैसा नहीं जाता, वो अपना पैसा पूरा करते हैं और उसका अलाउ करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको अलाउ करती है कि आप ये पैसा यहाँ से पूरा करिए। मेरा मकसद ये कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर ने हमारी जगह पे खड़े होकर वहां सवाल किया है, वो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये इस दफा जो सबसे बड़ा जो चेंज है जो उड़ान पाकिस्तान में है कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल आउट विद द इंडस्ट्री। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इंडस्ट्री के रेट कम नहीं करेंगे तो जो है ना ये कैसी इंडस्ट्री चलेगी। वो खुद कह रहे हैं, वो स्टेट बैंक के गवर्नर को कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें वरना कैसे इसके अंदर बारे में आएगा। तो इस दफा थोड़ा सा चेंज ये है कि दे हैव अंडरस्टूड द पोजीशन कि अब जो है ना हम इसके अंदर चलाना, अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमको जो है ना अपनी इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड रीजनली कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी जो कि कुरम से है, जहां हमने देखा कि तकरीबन 21 नवंबर को कशीदगी का आगाज हुआ था और इसका असर कराची में भी पड़ा, मगर आखिरकार एक माह से जारी कुरम के ग्रैंड जिरगे में अमन मुआहिदा तय पा गया और फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत भी कर दिए। ज़ेरे गर्दिश खबरों के मुताबिक दोनों फरीकैन ने 14 निकाती मुआहदे पर इत्तफाक किया और ग्रैंड जिरगे की कामयाबी के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी कराची समेत तमाम शहरों से धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि उम्मीद है सब पुरअमन तरीक़ों से घरों को वापस चले जाएंगे और हम दरख्वास्त करते हैं कि मुआहदे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। कुरम और ग्रैंड जिरगे की मज़ीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने। वहाँ के मारूजी हालात क्या रहे? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में ये बहुत जल्दी होना चाहिए था। इसमें हम कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत की भी नाअहली है और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और साथ साथ हम कह सकते हैं कि मरकज़ी हुकूमत की भी हम स्टबननेस कह सकते हैं, तवज्जो नहीं दी इस तमाम मामले की तरफ। तो TOR ने मेरे ख्याल में अगर देखें तो ये 2008 में एक मरी अकॉर्ड हुआ था, वो ऑलमोस्ट उसी की तमाम शिकें हैं जो रेप्लिका है। उस वक्त ये फैसले हुए थे कि किस तरीके से अमन व अमान कायम किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं समझता हूँ, जो 90 अरकान है जिरगे के जिन्होंने इस पर दस्तखत किया, आप जैसे एग्रीमेंट देख भी सकते हैं हम, उसमें सबसे अहम जो चीज़ें थी वो है असले की, जो बड़ा असला है, जो भारी असला है, उसकी हुकूमत के पास वापसी। इसके अलावा जो यहाँ पे बंकर्स बनाए गए हैं उन बंकर्स को तोड़ना। तीसरा जो बड़ा अहम नुकता है वो है जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन, और ये जिरगा मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, दोनों मसालिक के जो लोग हैं वो इसको इंश्योर करेंगे कि चीज़ें हों। तीसरा जो एक अहम चीज़ यहाँ पे हुकूमत की तरफ से हुई है, दोनों मरकज़ी और सूबाई हुकूमत इस लिहाज से
अप्रिसिएशन की जो है वो काबिल हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए बाकायदा एक FIA का सेल बनाने का भी फैसला किया है और PTA बाकायदा इसको मॉनिटर करेगी। ये तमाम इक़दाम ऐसे हैं मेरे ख्याल में कि जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हालात बेहतर होंगे। दूसरा देखिए, सूबाई हुकूमत पर हम जिम्मेदारी इसलिए भी डालते हैं कि वो अमन व अमान को बरकरार रखने की जिम्मेदार है और तमाम सूबे के अंदर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पुलिस परफॉर्म नहीं करी तो उसके पास एलीज है, इसके अलावा फ्रंटियर कांस्टेबलरी जैसे उन्होंने अब खत लिखा और अंदर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का 245 आर्टिकल है उसके तहत आप जो है बाकायदा फौज को भी बुला सकते हैं कि वो Exactly, जो लॉ एनफोर्समेंट हमें देख रहे हैं एजेंसीज, उनकी इस्तदार इस हुकूमत को बढ़ानी पड़ेगी, KP हुकूमत को वहाँ पर। बहुत शुक्रिया जाहिर शाह शहराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। 9 मई के 19 मुजरिमान जिन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उन्हें आज रहम की पिटिशंस पर अमल करते हुए माफ़ी दे दी गई है, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल आईनो कानून के मुताबिक शफाफियत पर मबनी है और ऐसे अनासिर जो इंसानी हुकूक के नाम पर मिलिट्री कानून और ट्रायल के अमल पर बेजा तनकीद बल्कि प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आज के फैसले ने उन लोगों को ये जवाब दे दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, आपकी जानिब आते हैं। सर, आज इस खबर के साथ जो हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये इनको आज इनकी सज़ाएं माफ़ कर दी गई हैं। मर्सी पिटिशंस 19 नौजवान जिनकी जानिब से दायर की गई थी, किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? इससे पैगाम क्या गया है बेसिकली? देखें, एक तो हमने ये बड़ा क्लियर पैगाम है कि मिलिट्री ट्रायल्स बहुत शफाफ और इंसाफ को तकाज़े पूरा करते हुए होते हैं और उसके बाद जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल होता है इसी तरीके से स्पीडी जो मर्सी पिटिशन उन पे भी अमल किया जाता है, ताकि अगर आपने फैसला करना है किसी को रिलीफ देने तो फ़ौरन दे दीजिए, बजाय इसके 2 साल लगे 3 साल लगे, रैम की अपीलमेंट में टाइम ज़ाया होता रहे। सो इससे सेकंड नंबर ये है। सेकंड देखें, ये जब आईनी बेंच ने इजाज़त दी कि जी यस इनकी सज़ाएं अनाउंस की जाए, उसके बाद ये फैसला किया गया और बहुत डेलिब्रेशन के साथ इनको सज़ाएं दी गई थी। और एक बात का ये पता चलता है कि देखें, मुसल्लह अफ़वाज चीफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जिसने जुर्म किया कानून के मुताबिक सज़ा हुई। मकसद ये था कि सज़ा हो ताकि आइंदा ऐसा अमल ना किया जा सके। और उसके बाद इससे ये देखेंगे जिस तरीके से ये चीफ आर्मी स्टाफ ने जनासिर मुनीर ने सज़ाएं माफ़ की, इसे देखें कि ही इज़ रियली बहुत ही हमदर्द इंसान है, उनको अपने अवाम की फ़िक्र है और वो चाहते थे कि सज़ा उनको मिले, लेकिन साथ ही साथ जो उनके हाथ में चीज़ थी वो सज़ा माफ़ करने से उन्होंने कर दी, ताकि ये लोग जाके अब अपने मेन स्ट्रीम में आएँ, अपने कारोबार या जो स्टूडेंट पढ़ाई करें, जो काम भी करना है वो करें। एक तो ये। सेकंड, जो मनफी प्रोपेगेंडा लोग कर रहे थे, जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, आई थिंक उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से वो मिलिट्री कोर्ट्स को फिर आर्मी को और अवाम में खलीज डालने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक अमल है और ये इसको सियासी रंग भी नहीं देना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द मैसेज मिलिट्री ने, मिलिट्री कोर्ट्स के बाद मर्सी पिटिशन चीफ आर्मी साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया अवाम को कि वी आर विद यू, हमें हमदर्दी है, किसी से हमारी नाराज़गी नहीं है और जहाँ मौका मिलेगा ज़रूर माफ़ी देंगे। एक परसेप्शन भी था हारिस साहब, वो ये कि बैरूनी दबाव, इस पे जो हमने देखा था कि बाहर से जो रिएक्शन आया था, वो कह रहे हैं कि बैरूनी दबाव भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया। इस परसेप्शन के हवाले से भी कुछ बातचीत हो रही है कि ये उसी का शायद नतीजा है। यही मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है ना, इट शुड जस्ट फिनिश। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर होता तो फिर सजाएं ना देते। अगर सजाएं दी हैं उन्होंने 1.5 साल, क्योंकि पहले केसेस में लटकाए रखा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही अपनी काफ़ी सज़ा काट ली और बकाया सज़ा जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ ने एज ए इंसानी हमदर्दी के तौर पर, उनकी लवाहिकीन को सोचते हुए, इन बच्चों का फ्यूचर देखते हुए इनकी सज़ाएं माफ़ कर दी हैं। और ये बिल्कुल, ये एक बात क्लियर है कि चीफ आर्मी स्टाफ को बहुत हमदर्दी है अपने अवाम से और वो कहते हैं कि अवाम फ़ौज को इकट्ठे लाएँ, क्योंकि फ़ौज की ताकत जो है वो अवाम है। लेकिन ये किसी प्रेशर में नहीं, ये बिल्कुल से निकाल दें। आर्मी डजंट टेक एनी प्रेशर, इट इज सोल डिसीजन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विदाउट एनी प्रेशर। अच्छा एहतशाम साहब, इसके अगर हम सियासी असरात देखें
तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ डायलॉग्स के हवाले से भी कहा जा रहा है जी, इंगेजमेंट्स हो रही हैं, और अब आगे जाके आने वाले इस महीने में भी ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ लचक दिखाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सज़ाओं की माफ़ी के बाद? देखिए, हम ना जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये रमेशन हुई है, माफ़ सज़ा की गई है, तकरीबन 1.5 साल उन्हें सज़ा, अगर आपको याद हो टोटल 91 केसेस थे, जिसमें से 23 लोगों की सज़ाएं पहले आर्मी चीफ ने माफ़ की थी और आज 19 लोगों की माफ़ की है, तो 49 केसेस अब पीछे रह गए हैं टोटल। तो देखें, इसकी सिग्निफिकेंस को आप इस तरह हम ना गेज करें कि इसकी टाइमिंग क्या है। देखिए, आज दूसरा PTI के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसमें जो बात मानने वाली है, PTI ने किसी हद तक ये कहेंगे कि पहल की कि अपनी सख्त डिमांड को छोड़ के पीछे हट गए। 5 डिमांड में से अब 2 रह गई कि जी 9 मई और 26 नवंबर जो है ना, इन पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जितने लोग असीर हैं उनको रहा कर दिया जाए। वो अपना शायद नाम नहीं ले रहे, या ले रहे हैं तो मतलब यही है कि मुझे भी रहा करें। लेकिन बहरहाल एक बड़ी बात तो जो कह रहे थे जी मैंडेट वापस करने वाली बात, वो उस पर पीछे हट गए हैं। इन सो मेनी वर्ड्स तो इसको इस तरह हम ले सकते हैं कि जी शायद उन्हें भी लग रहा है कि जी इस कंटिन्यूएशन इस हुकूमत की रहेगी और किसी और स्टेज पे जाके अगर मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, कोई दरवाज़ा खुलता है तो शायद इनके लिए कुछ और बात बन सकती है। तो मेरा ख्याल है आज का ये फैसला, मैं तो आप ना इसको इस तरह देखता हूँ कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि जी बानी PTI को कि भाई ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत, जिस तरह 2 दफ़ा पहले मैसेज किया गया, एक DGI ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उससे पहले इनका अपना फैज़ हमीद का केस देखें, दोनों में इंडैक्टमेंट इनकी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ उन्होंने उनकी की, फैज़ हमीद की, इनको केस में नहीं डाला, लेकिन इनको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट के तहत जो है ना कन्वेंस आप दोनों की, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी इसमें फंस सकते हैं। एक तो मैसेज ये है कि जी ठीक है, अभी तक तो आप बचे हुए हैं, आइंदा भी बच सकते हैं, ये हम आपको ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं, अब आपने देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं। देखिए, शुरू में जो कहा जा रहा है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, हम ना उनको यही बताया जा रहा है कि इमीडिएटली ये आपका जो ट्विटर हैंडल है और ये जिस तरीके से सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वॉरियर इकट्ठे हुए हैं, तो सारा दिन झूठ बोल रहे होते हैं, इनको आप रोकें, इसको कम से कम जिसको कहते हैं सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ करें और थोड़ा सा अपने आप को सॉरी करके वापस आएँ, ताकि एक बाकायदा जिसको कहते हैं माहौल बातचीत का बने। तो अपेरेंटली तो लग रहा है हमना कि गवर्नमेंट भी लगता है कि शायद इस मूड में है, और मेरा ख्याल है इसी तरह जिस तरह भी आरिफ साहब भी बता रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता, रियासत माँ की तरह होती है, और ब्रिगेडियर जनरल आसिम जो है ना, वो बिल्कुल इस तरह नहीं सोचते जिस तरह लोगों का ख्याल है कि जी बस वो तुले हुए हैं कि छोड़ना भाई, देखे आप रिग्रेट तो कर लेना। यही बात हम बार बार कहते हैं, आपने देखा ट्रंप ने भी रिग्रेट किया तो सदर बनने के लिए अब तैयार हैं, 20 जनवरी को हल्फ ले लेंगे। तो मेरा ख्याल है इस स्टेज पे थोड़ा सा सॉरी करके इनको पीछे हटना चाहिए PTI को, और सियासी तौर पे चीज़ों को देख के आगे चलना चाहिए, ताकि अपने लोगों की बहाली राही हो सके, और फिर आप आंदा के लिए जब भी इलेक्शन होने हैं 2 साल या जब 4 साल बाद, उसमें फिर आपके लिए कोई माहौल बन सके। और इमीडिएटली कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ लोगों का ख्याल है हमना, अगर ये बातचीत कुछ नतीजे पे पहुंचती है तो शायद इनको वहाँ से बनी गला भी शिफ्ट किया जा सकता है अला जेल से। अब देखना यह है कि फौरी तौर पे जिस तरीके से ये बातें हो रही है ना, चले ये इसी पर खुद कैसे बोलते हैं और ये कहा जाता है। आखिरी बात आमना, आखिरी बात आमना ये है कि ये अब बात खुल के सामने आ गई है कि जिस तरह बुशरा बीबी जब उनको मिल के आती हैं, उसके बाद उनका सख्त रवैया हो जाता है। आप मुख्तदर के खिलाफ सख्त बातें करते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे पहले उन्होंने पीछे हटे होते हैं, दोबारा आ जाते हैं। मतलब जिस तरीके से 9 मई के हवाले से उन्होंने स्टांस चेंज किया, कभी कहते हैं मैंने नहीं किया, कभी कहते हैं जिन्होंने किया उनको सजा दी जाए, कभी कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इससे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा ताकि मामला ठीक हो। हारिस साहब, एक ये भी कहा जा रहा है ना कि जो अभी बाकी रह गए हैं, जिनकी कन्विक्शन का कहा जा रहा है कि उनकी भी आने वाले दिनों में माफ़ की जा सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मामला जो हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। और मिलिट्री ट्रायल जो बानी PTI का कहा जा रहा था, वो एक तलवार जो लटक रही थी, वो आप समझ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ से अब हम देख रहे हैं कि वो मामलात नहीं होंगे, उस जानिब नहीं जाएंगे मिलिट्री ट्रायल वाले। एक बात तो क्लियर है कि बाकी भी जो मुजरिमान जिनको सजा हुई है, दे हैव ऑल द राइट टू अपील टू द चीफ आर्मी स्टाफ, और अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो ज़रूर चीफ आर्मी स्टाफ जो बहुत ही आपने देखा कि इस रहमदिली से। और आरिफ साहब ये अपील करने का मतलब ये है कि आप अपना गिल्ट, आप अपना जुर्म मानते हैं कि हमने ये किया। जी बिल्कुल मानते हैं, और उसके बाद देखें दुनिया में भी कहीं भी जब आप एक दफ़ा माफ़ी मांग लेते हैं ना और अपने जुर्म एक्सेप्ट करते हैं, तो आधी आपको सज़ा वहीं कम हो जाती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसी वजह से मैं ये बात कहता हूँ कि अगर ये लोग चाहते हैं तो ज़रूर चीफ आर्मी साहब कंसिडर करेंगे सिंपैथेटिकली,
हमदर्दाना तौर पे, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, और मुझे यकीन है कि कहीं बहुत ज़्यादा इनको रिलीफ मिल जाएगा। नंबर 2, देखें अगर जो बानी पीटी की प्रॉब्लम है ना कि ही इज डजंट बेंच नहीं करते हैं कि जी मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे लूँ अपनी पार्टी के लिए, अपने कारकुनों के लिए, अपनी पार्टी लीडर्स जो जिस मुश्किल टाइम से गुजारा है इन्होंने, जिस तरह वो कैद भी और साई काट रहे हैं, अगर बानी पीटीआई ये कहें सिर्फ नहीं, अगर जो एहतशाम साहब कह रहे हैं 2 कंडीशंस उन्होंने अब रख दी हैं, अपनी 5 कंडीशंस में से सिर्फ वो 2 तक आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि अगर वो पूरी कर दी जाए तो मामला बेहतर होंगे, और वो पूरी होने के चांसेस हैं। देखें वो ये हुकूमत ये कर सकती है कि जो माइनर केसेस में है 144 या माइनर केस में जो प्रेस्ड है 2-3 हज़ार मेरे ख्याल में वो भी होंगे, अगर वो कहती हैं हम उनको रिलीफ दे देते हैं और बाकी केसेस को एक्सपीडाइट करेंगे, और मे भी हुकूमत के जी हम कोशिश करेंगे कि इनको हमारा जो प्रोसिक्यूटर है या हुकूमत कोशिश करके इनको कम सजा दे या छोड़ भी दें, लेकिन उसके लिए यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। खाली उनको तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर पहले आप नहीं समझते कि ये जो बात की जाती है कि मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने स्कीम की, सारा प्लान तैयार किया, एग्जैक्टली लास्ट मामला जाएगा प्रेसर में हमने सुना था। जी जी, तो अगर मास्टरमाइंड ही ये कह दे कि जी मैं अपने पार्टी के बिहाफ पे, अपने कारकुनों के बिहाफ पे जो मुश्किलात उन्होंने दी हैं, मैं माजरत करता हूँ आर्मी से जी कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, के लिए मेरी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस होंगी कि कोई वायलेंस नहीं करनी है, कानून को हाथ नहीं देना, मिनी सर्च पे नहीं जाना, जो कि आई फील सॉरी नहीं मेरे कारकुनों करना चाहिए था। मेरे ख्याल में अगर ये 9-10 मई को भी कर देते ना, थिंग वुड हैव बीन मच बेटर। अभी भी वक्त है, कहीं थोड़ा सा तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेना, सही आप देखें, वरना लोग इनकरेज होंगे। तो ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई फील कि बानी पीटी अगर ये अपने पास ये बात कहते हैं तो काफी हद तक रवैये में फर्क आ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब। एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इनका अदा करेंगे। और एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे सूबे की जो सहूलियात के एतबार से गरीब मगर मादनी वसाइल के हवाले से माला माल है। ज़िला चागी में रेकोडिक के मकाम पर सोने और चांदी के 5.9 अरब टन के ज़खायर हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक हैं। इतने बड़े ज़खायर की यहाँ 40 साल तक कानकनी हो सकती है। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे में अब तकरीबन 40 इंतहाई कीमती ज़ेर ज़मीन मादनियात के वसी तर ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, जो मुहतात अंदाजों के मुताबिक आइंदा 50 से 100 साल तक मुल्की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जबकि रेकोडिक से 10 अरब किलोग्राम तांबा और 36 करोड़ 80 लाख ग्राम सोना मिलने की भी तवक्को है, जिससे मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। दूसरी जानिब बरादर इस्लामी मुल्क हैं सऊदी अरब, उनकी जानिब से बलूचिस्तान में रेकोडिक माइंस में सरमायाकारी में दिलचस्पी ये रखता है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब से रेकोडिक में सरमायाकारी पर बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब से कोई हतमी बात नहीं हुई है और ना ही काबीना से मंजूरी मिली है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात हमारे साथ शाहिद रिंसाद स्पोक्स पर्सन हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, इस मामले पर उन पर तजिया भी लेंगे और उनकी राय भी लेंगे। शहजादा जुल्फ़िकार साहब सीनियर तजियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शाहिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो सऊदी अरब हुकूमत को कहा जा रहा है जी 15% जो शेयर्स हैं 540 मिलियन डॉलर में ये फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? कुछ माहिरीन का कंसर्न्स हैं कि ये उस कीमत में नहीं हम फ़रोख्त कर पाए जिसमें हमें करना चाहिए, अगर हम इस कीमत में करने जा रहे हैं तो। इसकी राइजनी नहीं करूंगा, लेकिन रेकोडिक के हवाले से जो चीज़ें माजी में रहीं उनको एक तरफ रखते हुए गुज़श्ता हुकूमत में जब इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, जिसमें एक तकरीबन 14 अरब डॉलर का फाइन पाकिस्तान को देना था अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना होती, तो उसके बाद बड़ा वाज़ेह शेयर था कि जो बैरक गोल्ड है उसका 50% का स्टेक होगा और 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्टेक होगा और 25% फेडरल गवर्नमेंट का स्टेक होगा। इसमें बहुत सी चीज़ें जिसे कहते हैं र्यूमर्स की हद तक फैलाई गई, कोशिश की गई कि कहीं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपना स्टेक सरेंडर करने जा रही है किसी और स्टेक होल्डर को या फेडरल गवर्नमेंट। तो बलूचिस्तान हुकूमत वज़ीर सरफराज भुट्टी की सरबराही में इस बात पर बहुत वाज़ेह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्टेक है 25%, वो उससे 1% भी नीचे अनटिल और अनलेस कोई ऐसा डिसीजन होता है पॉलिटिकल लेवल पे या कैबिनेट के लेवल पे या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उससे हटकर
कोई ऐसी चीज जेरे गौर नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपना स्टेक किसी और को फरोख्त कर रही है। रह फेडरल गवर्नमेंट के स्टेक की बात, तो लाजमी सी बात है रेकोडेक इज अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट और बिगेस्ट प्रोजेक्ट, और जैसा कि वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि इस पर सऊदी अरब से गुफ्तशनीद हो रही है, और सऊदी अरब एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है। और गुज़िश्ता साल अगर आपको याद हो, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें जो सऊदी अरब के वजीर है माइंस एंड मिनरल्स के, वो शरीक हुए थे और उन्होंने उस वक्त भी इस दिलचस्पी का इजहार किया था। इसके साथ साथ ये जरूर है कि माइंस एंड मिनरल्स बलूचिस्तान का एक पोटेंशियल सब्जेक्ट है, और न सिर्फ वफाकी हुकूमत सऊदी से बहुत सी चीजों पे बातचीत कर रही है, रेकोडेक से हट कर भी आइंदा आने वाले चंद दिनों में बलूचिस्तान के जो वजीर मादनियात हैं उनका एक अहम दौरा सऊदी अरब है, वो रेकोडेक से हट कर है, लेकिन माइंस एंड मिनरल्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक, जुल्फ़िकार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आप चूँकि कोयटा में ही हैं और वहाँ के जो तमाम हालात वाक़यात उनसे बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, अब ये पोटेंशल तो है, गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, लेकिन इससे, इस अपॉर्चुनिटी से किस हद तक पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है, पाकिस्तानी मईशत को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है? ये जो हम देख रहे हैं रेकोडेक का मंसूबा है, इसमें सऊदी अरब का ख़ास तौर पर शिरकत करना। देखिए, सऊदी अरब एक दोस्त मुल्क है और हमेशा से पाकिस्तान का उसने साथ दिया है। चाइना, और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड थे कि सऊदी अरब और चाइना ने हमें इतनी हेल्प की कि जो $7 अरब हम कर्ज लेने जा रहे थे IMF से, उसमें उनकी बड़ी हेल्प हमें हासिल थी। हमेशा से सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया, और अब बलूचिस्तान में अगर सऊदी अरब की प्रेजेंस इस तरह से होती है तो मेरे ख्याल में बहुत एक अच्छा वो होगा। और सऊदी अरब वो मुल्क है कि दुनिया में जो इंटरनेशनल जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इत्तेमाद बढ़ेगा कि पाकिस्तान में वो भी इन्वेस्टमेंट और बलूचिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। एक चीज़ बहुत अहम है इसमें, जो अभी तक जो सऊदी फंड है फॉर डेवलपमेंट, उन्होंने ये भी प्लेज किया है, ये भी वादा किया है कि हम 15% इसके स्टेक्स जब हम लेंगे, $54 करोड़ के तकरीबन वो हैं उनके के 15%, और 15 करोड़ रुपए जो वैसे तो बहुत कम है, तो 4-4.5 अरब रुपए बनते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देंगे कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट के लिए वो इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जेस्चर बहुत अच्छा है, जेस्चर बहुत बड़ा है, रकम कम है, जेस्चर बहुत अच्छा है। और 15% अगर जो है 15 करोड़ रुपए, अगर वो $15 करोड़ अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में वो अरबों डॉलर भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 25% सिर्फ उनके आने से हम ये भी देखेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, माइनिंग कंपनीज हैं, जो उनकी भी दिलचस्पी बढ़ेगी ना। जी बिल्कुल। देखिए, एक मिनट प्रिंस साहब, जी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी मुझे आई एम रॉन्ग देन आई एम सॉरी, लेकिन मुझे उनकी बात से ऐसा लगा कि जो 15% शेयर है उसके लिए कोई हुकूमत बलूचिस्तान का जो शेयर है उसमें से सेल किया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान अपना 1% शेयर भी सेल नहीं कर रही। हुकूमत बलूचिस्तान अपना जो 25% का स्टेक है उसे उसी तरह रख रही है। फेडरल गवर्नमेंट से जरूर सऊदी गवर्नमेंट की बात। मैं बिल्कुल शाहिद रिन साहब, मैंने कहा भी नहीं, मैंने तो शेयर्स की बात भी नहीं की, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि 15 करोड़ डॉलर जो है वो इजाफी दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को माइंस एंड मिनरल की डेवलपमेंट के लिए। ये उनका एक बहुत अच्छा जेस्चर है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग जो है, पिछली हुकूमत ने जो जिस तरह लोगों को ख्वाब दिखाए गए थे कि कुद्दूस साहब की हुकूमत जब थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि 38% बलूचिस्तान के लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे, जो कि असल में अभी पता चला है कि वो 25% है। लेकिन चलें, अब अगर इस तरह के इन्वेस्टर आते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो फिर जरूरी नहीं है कि रेकोडेक में वो और दूसरे जो सेक्टर्स हैं, जिस तरह आपने आमना अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इसमें कहा कि एक वैसे एक गरीब सूबा है लेकिन मालामाल है कुदरती वसाइल से, अगर उनकी डेवलपमेंट के लिए और उधर इन्वेस्ट होता है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नौजवान जो है यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे नौकरियों के लिए कि गवर्नमेंट की नौकरियों पर की तरफ ही देखेंगे और उधर रिलाई करेंगे गवर्नमेंट की तरफ ही कि गवर्नमेंट ने ही हमें नौकरी देना है। तो प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो बूम करेगा और उसके बाद रोजगार के मौके। खुद चाइना ने बहुत ज्यादा एक शो किया हुआ है कि लाइव स्टॉक में और एग्रीकल्चर
बलूचिस्तान का तकरीबन पॉपुलेशन जो है 90 से 95% डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो एसोसिएटेड है उससे, आपके लाइव स्टॉक से, फिशरीज से और एग्रीकल्चर से। उस तरफ भी जरूरत है और मेरे ख्याल में सऊदी अरब के आने से और चाइनीज की जो एंगेजमेंट है तो एक सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस हो गई इंटरनेशनल इन्वेस्टर। चलें शाहिद साहब, एक चीज़ पे बड़े हम देख रहे हैं चैलेंजेस की, अगर हम बात करें शफाफियत का कहा जाता है, उनमें से एक चैलेंज कि जी इसकी शफाफियत का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं जी सैंडिक जैसा मंसूबा वो शफाफियत की वजह से उससे बलूचिस्तान वैसे पैसा नहीं बना पाया। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको, कैसे यकीनी बनाएगी, ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए सबसे पहले आपने जो शफाफियत का सवाल उठाते हुए जो दलील दी है सैंडक की, देखें सैंडक का मुआहदा सूबाई हुकूमत ने नहीं वफाकी हुकूमत ने किया था और आज तक उसके शफाफियत के मामले पर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हो सका। जरूर उसमें ये एक इशू उसमें एक इशू सैंडक में रहा जो 18th अमेंडमेंट से पहले नेचुरल रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल था वो कंप्लीटली फेडरेशन का था, उसमें सूबे का शेयर इतना ज्यादा नहीं था, उस पर जरूर तनकीद हुई। और अब जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें लाजमी सी बात है चाहे वो सैंडक हो या रेकोडेक हो, उसमें बलूचिस्तान का स्टेक बढ़ा है। अगर हम रेकोडेक के पहले मुआहदे को देखते हैं जो 2006 या 5 के अदवार में हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्टेक तो सिर्फ 10 से 15% था। शहजादा साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि यहाँ पे कुदूस बजिंजो के दौरे हुकूमत में जब ये दोबारा री एग्रीमेंट हुआ, देखें आपके पास फेडरल गवर्नमेंट के पास और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जब ये मामला इंटरनेशनल लिटिगेशन में गया उसके बाद आपके पास दो ही ऑप्शन बच गए थे। एक ऑप्शन या तो आप $14 अरब का फाइन दें जो उस वक्त की माशी हालात में पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था, दूसरा आप उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की सूबाई काबीना ने मंजूरी दी, सूबाई असेंबली में एक इन कैमरा सेशन हुआ, उसने उसकी मंजूरी दी, सूबे के मुंतखब ऐवान में मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर उसको दोबारा रीनेगोशिएट किया जिसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट का शेयर 25% तक आया और जो शहजादा साहब 38% का जिक्र कर रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन सिर्फ ये, चूंकि उस वक्त भी जरूरी थी, उस वक्त भी ये वाज़ेह था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का शेयर 38% नहीं 25% है, लेकिन कुछ रॉयल्टीज और कुछ टैक्सेस जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने बैरक गोल्ड को इस्तिस्ना दिया था, सूबाई हुकूमत ने इस्तिस्ना नहीं दिया था। उन टैक्सेस को अगर हम ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं तो फिर बलूचिस्तान का स्टेक मोर देन 35% नजर आता है। लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जो बलूचिस्तान का स्टेक है दैट इज 25% एंड दैट इज डिसाइडेड। चलें, थैंक यू सो मच शाहिद रिंद साहब और हमारे साथ शहजाद जुल्फ सेगमेंट के लिए मौजूद थे, दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे और अल्लाह करे ये जो मंसूबा है इसमें जो हमें दिखाई दे रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें ये कहा जा रहा है कि मुख्तसर मुद्दत में माली तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जॉब क्रिएशंस और तकरीबन 8000 जॉब क्रिएशंस कहा जा रहे हैं कि इस मंसूबे की वजह से पैदा होंगी, तो ये अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है। अब इस मंसूबे को किस तरह से डील किया जाएगा ये देखना है और इसके चैलेंजेस को किस तरह से कोप अप किया जाएगा, ये हुकूमत के लिए एक टेस्ट और ट्रायल होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।